मुंबई की उस तूफानी रात में बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों पर किसी पुराने दर्द की तरह टकरा रही थीं। माया अपनी फटी हुई कुर्ती को कसकर पकड़े हुए होटल के आलीशान गलियारे में बेतहाशा दौड़ रही थी। उसके पीछे खूंखार लेनदारों के भारी जूतों की आवाज गूंज रही थी, जो उसे अपने पिता के जुए के कर्ज के बदले उठा ले जाना चाहते थे। उसकी सांसें फूल रही थीं और आंखों में दहशत थी, क्योंकि वह जानती थी कि पकड़े जाने का मतलब उसकी पूरी जिंदगी की तबाही था। होटल ग्रैंड इंपीरियल की चकाचौंध रोशनी उसे डरा रही थी, क्योंकि वहां छिपने के लिए कोई सुरक्षित कोना नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नज़र 7वीं मंजिल के एक कोने वाले कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो शायद सफाईकर्मी की गलती से थोड़ा खुला रह गया था। बिना किमानों की कारों की एक एकारे की बारी में जिन्हें कल की एक सफाई सोचे समझे माया ने उस भारी ओक के दरवाजे को धकेला और बिजली की फुर्ती से अंदर दाखिल होकर उसे भीतर से बंद कर लिया। उसने अंधेरे कमरे में अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी और अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। कमरे के भीतर की हवा ठंडी थी और उसमें चंदन और महंगे इत्र की एक मर्दाना महक घुली हुई थी, जो माया के होश उड़ा रही थी। बाहर गलियारे में उन गुंडों के चिल्लाने और भागने की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी थीं, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह जिस सुरक्षा की तलाश में यहाँ आई है, वह वास्तव में एक सुनियोजित जाल का हिस्सा था। अंधेरे में उसे कमरे के विशाल बिस्तर पर एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया, जिससे उसकी रूह कांप गई। उस आलीशान बिस्तर पर विक्रम रायचंद लेटा हुआ था, जो रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सबसे शक्तिशाली और निर्दयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता था। विक्रम इस समय एक गहरे संकट में था, क्योंकि उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों ने उसकी शराब में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी में एक खास खमामा है अत्यंत प्रभावशाली नशीली दवा मिला दी थी। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था और उसके दिमाग पर धुंध छाई हुई थी, जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसे लगा कि यह वही उपहार है जिसे उसके दुश्मनों ने उसे फंसाने के लिए भेजा था। माया ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, विक्रम का फौलादी हाथ अंधेरे में बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। माया के गले से एक दबी हुई चीख निकली, लेकिन विक्रम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। उसकी नशीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो माया को भीतर तक झकझोर रही थी। उसने अपनी भारी आवाज में कुछ कहा, जो माया को समझ नहीं आया, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सा अधिकार और पागलपन भरा आकर्षण था। विक्रम ने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे माया सीधे उसके चौड़े और गर्म सीने से जा टकराई, जहां उसकी हृदय गति सामान्य से कहीं अधिक तेज थी। नशीली दवा के प्रभाव में विक्रम को लगा कि माया वही लड़की है जिसे उसे बदनाम करने के लिए भेजा गया है, लेकिन उसकी सादगी ने उसे भ्रमित कर दिया। उसने माया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी भयभीत आंखों में झांका, जहां उसे केवल मासूमियत और लाचारी दिखाई दी। फिर भी उसकी इंद्रियां उस पर हावी हो रही थीं और वह खुद को रोक नहीं पाया। माया के लिए यह सब किसी डरावने सपने जैसा था, जहां वह एक तरफ मौत के सौदागरों से बची थी और दूसरी तरफ इस अजनबी के जाल में थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की ताकत और उसकी नशीली खुशबू ने उसे सुन्न कर दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी कौन है और वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है, जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती वस्तु हो। कमरे की मध्यम रोशनी में विक्रम का चेहरा किसी यूनानी देवता जैसा लग रहा था, जो अत्यंत सुंदर और खतरनाक था। पूरी रात उस बंद कमरे में भावनाओं और जुनून का एक ऐसा तूफान चला, जिसने उन दोनों की नियति को हमेशा के लिए आपस में जोड़ दिया। विक्रम के लिए वह रात केवल एक नशीला भ्रम थी, जबकि माया के लिए यह उसकी अस्मत और स्वाभिमान को बचाने की आखिरी कोशिश थी। नशीली दवा के असर ने विक्रम को पूरी तरह से अनियंत्रित कर दिया था और उसने माया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया था जैसे वह उसे कभी भी जाने नहीं देगा। वह रात उन दोनों के लिए रहस्यों और अनकही कहानियों का गवाह बन गई। जैसे जैसे रात परवान चढ़ी, विक्रम की दीवानगी और बढ़ती गई और माया ने महसूस किया कि इस शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा हुआ है। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी और विक्रम का अटूट जुनून उसे समर्पण करने पर मजबूर कर रहा था। कमरे के बाहर की दुनिया सो चुकी थी,
लेकिन उस कमरे के भीतर दो अनजान आत्माएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। वह रात किसी समझौते की नहीं बल्कि एक अनचाहे और गहरे जुड़ाव की शुरुआत थी जिसने इतिहास बदल दिया। भोर की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीरकर अंदर आई तब तक तूफान थम चुका था और विक्रम गहरी नींद में सो चुका था। माया का शरीर टूट रहा था और उसका मन ग्लानि और डर से भरा हुआ था क्योंकि उसने वह सब खो दिया था जिसे वह बचाना चाहती थी। कांपते हाथों से अपनी कुर्ती के बटन बंद किए और फर्श पर बिखरे अपने सामान को समेटा। उसने एक आखिरी बार उस सोते हुए दैत्य को देखा जिसके एक इशारे पर दुनिया झुकती थी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम रायचंद जब कुछ घंटों बाद जागा तो उसका सिर फटने जैसा महसूस हो रहा था और उसके पास केवल उस रात की धुंधली यादें शेष थीं। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई था जिसकी खुशबू अभी भी वहां मौजूद थी, लेकिन वह चेहरा उसे याद नहीं आ रहा था। उसने अपने जैसे ने बिस्तर पर एक सोने का लॉकेट पड़ा हुआ देखा जो शायद उस लड़की का था जो रात भर उसके साथ थी। उसने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसकी आंखों में एक नया और खतरनाक संकल्प चमक उठा। उसने तुरंत अपने निजी सुरक्षा प्रमुख को फोन किया और आदेश दिया कि पिछले 24 घंटों के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और उस लड़की को ढूंढा जाए। वह नहीं जानता था कि वह क्यों उस अनजान लड़की के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, लेकिन उसके भीतर का शिकारी उसे पाने के लिए छटपटा रहा था। रायचंद के साम्राज्य में आज तक कोई भी चीज उसकी अनुमति के बिना नहीं हुई थी और यह लड़की भी उसकी अनुमति के बिना भाग नहीं सकती थी। उसे वह चाहिए थी। उधर माया अपने पुराने और जर्जर घर में पहुंचकर रो रही थी, जहां उसके बीमार पिता अब भी बेखबर सो रहे थे कि उनकी बेटी ने क्या बलिदान दिया है। वह जानती थी कि वह होटल के उन कमरों में फिर कभी नहीं जाएगी और उस रात को एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करेगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि विक्रम रायचंद जैसे लोग कभी हार नहीं मानते और उसकी तलाश अब पूरे शहर में शुरू हो चुकी थी। उसकी साधारण सी जिंदगी अब एक बड़े तूफान की चपेट में थी। विक्रम ने लॉकेट को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ हंस रही थी, जिसे देखकर उसका कठोर दिल भी पिघल गया। उसने अपने सचिव को बुलाया और कहा कि वह किसी भी कीमत पर इस तस्वीर वाली लड़की का पता लगाए, चाहे उसे पूरा भारत ही क्यों न छानना पड़े। वह उस रात के एहसास को फिर से जीना चाहता था और उस लड़की से पूछना चाहता था कि वह उसे छोड़कर भागने की हिम्मत कैसे कर पाई। माया ने अगले कुछ दिन अत्यंत सावधानी से बिताए और हर समय खिड़की से बाहर देखती रही कि कहीं वे गुंडे या वह अमीर आदमी उसे ढूंढते हुए तो नहीं आ गए। उसने अपनी नौकरी बदलने का फैसला किया और एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम ढूंढ लिया ताकि वह अमीर आदमी उसे खिड़की से बाहर होने के साम शहर की भीड़ में कहीं खो सके। उसका मन अशांत था क्योंकि उस रात की यादें उसे रह रहकर कचोट रही थीं और उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन विक्रम की ताकत का अंदाजा लगाना माया की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने शहर के हर कोने में अपनी आंखें फैला रखी थी। उसकी आईटी टीम ने होटल के फुटेज से माया का चेहरा साफ कर लिया था और अब उसके चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर पूरे डेटाबेस में उसे तलाश रहे थे। विक्रम अपने ऑफिस की विशाल कांच की दीवार के पास खड़ा होकर डूबते सूरज को देख रहा था और मन ही मन उस अजनबी लड़की से बातें कर रहा था। वह उसे अपना बनाने वाला था। विक्रम के प्रतिद्वंद्वी भी शांत नहीं बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका जाल विफल हो गया है और विक्रम अब किसी की तलाश में पागल हो रहा है। उन्होंने माया को विक्रम से पहले ढूंढने की योजना बनाई ताकि वे उसे दोबारा विक्रम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें या उसे खत्म कर सकें। इस तरह एक निर्दोष लड़की दो शक्तिशाली शक्तियों के बीच के युद्ध का केंद्र बन गई थी, जिसकी उसे जरा भी भनक नहीं थी। माया के लिए आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले थे। शहर की एक संकरी गली में माया जब काम से वापस लौट रही थी तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है जो सामान्य गुंडे नहीं लग रहे थे। वह तेजी से मुड़ी और एक तंग रास्ते में घुस गई, लेकिन वहां पहले से ही काली गाड़ियों का एक काफिला खड़ा हुआ था, जिससे उसका रास्ता बंद हो गया। उन गाड़ियों से काले सूट पहने हुए कुछ पेशेवर सुरक्षाकर्मी बाहर निकले
और उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ माया को रुकने का इशारा किया। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उन सुरक्षा कर्मियों के बीच से एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्तित्व बाहर निकला, जिसे देखते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह वही व्यक्ति था। विक्रम रायचंद अपनी महंगी सूट में खड़ा होकर उसे देख रहा था और उसकी आंखों में वह वही जुनून था जो संधिक्रीन सन इंचेम करते हुए उस रात उसने महसूस किया था। उसने माया के पास आकर उसकी कलाई को फिर से उसी मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में कहा कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। माया की दुनिया वहीं ठहर गई। माया ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ अब और भी पक्की हो गई थी, जैसे वह उसे फिर कभी जाने का मौका नहीं देना चाहता हो। उसने माया को अपनी गाड़ी की ओर ले जाने का निर्देश दिया, जबकि आसपास के लोग केवल हैरानी से यह सब तमाशा देख रहे थे। माया चिल्लाना चाहती थी, लेकिन विक्रम की आंखों की गंभीरता ने उसे खामोश कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह आदमी उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और जुनूनी है। गाड़ी के भीतर सन्नाटा था, लेकिन दोनों के बीच का तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि विक्रम की नजरें माया के चेहरे से हट नहीं रही थीं। माया ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि उसकी आज़ादी अब हमेशा के कामी बीज की कोशिश किया लिए छिन गई है। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि वह कांप रही है, जिससे उसके मन में एक अजीब सी सुरक्षात्मक भावना जागृत हुई। उसने धीरे से कहा कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस रात की वह घटना केवल एक शुरुआत थी, जिसने एक साधारण लड़की को एक शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। विक्रम ने तय कर लिया था कि वह माया को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। माया के लिए यह एक नई और अनजानी यात्रा की शुरुआत थी, जहां प्यार, नफरत और अधिकार के बीच की रेखा बहुत धुंधली होने वाली थी। रायचंद का यह नया अध्याय अब शुरू हो चुका था। सूरज की पहली सुनहरी किरणें जब होटल के विशाल कमरे के रेशमी पर्दों को चीरकर अंदर आईं, तब माया की आंखें भारी मन के साथ खुलीं। उसके शरीर का हर हिस्सा कल रात के उस भयानक संघर्ष और अनचाहे जुनून की गवाही दे रहा था, जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसने बिस्तर पर बगल में सोए हुए उस शक्तिशाली अजनबी की ओर देखा, जो गहरी नींद में भी एक खतरनाक शिकारी की तरह लग रहा था। वह जानती थी कि उसे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने कांपते हाथों से अपने बिखरे हुए कपड़े समेटे और उन्हें जल्दी से पहन लिया, जबकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने पैरों की आहट को दबाते हुए धीरे से दरवाजा खोला और गलियारे की शांति को भंग किए बिना बाहर निकल गई। भागते समय उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी सुरक्षा पर था, इसलिए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके गले से वह सोने का कीमती लॉकेट फिसलकर वहीं कालीन पर गिर गया है। वह लॉकेट उसके परिवार की आखिरी निशानी थी, जो अब उस अजनबी के पास ही छूट गया था। विक्रम रायचंद जब कुछ घंटों बाद होश में आया, तो उसके सिर में एक तेज टीस उठी, जिसने उसे कल रात की धुंधली यादों की याद दिला दी। उसने महसूस किया कि उसका आलीशान कमरा खाली है और वह नशीली महक अब भी हवा में घुली हुई थी, जिसने उसे पूरी रात मदहोश रखा था। उसे उम्मीद थी कि कोई ब्लैकमेलर उसके सामने खड़ा होगा, लेकिन वहां केवल सन्नाटा और बिखरी हुई चादरें थीं। अचानक उसकी नज़र फर्श पर चमकती हुई एक छोटी सी चीज पर पड़ी, जिसने उसकी सोई हुई उत्सुकता को बढ़ा दिया। उसने झुककर उस चीज को उठाया और देखा कि वह एक पुराना लेकिन बहुत सुंदर सोने का लॉकेट था, जिसके भीतर एक मध्यम वर्गीय परिवार की तस्वीर छिपी हुई थी। विक्रम को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की उसे ब्लैकमेल करने के बजाय अपनी सबसे कीमती चीज छोड़कर क्यों भाग गई। उसके मन में उस अजनबी लड़की के प्रति एक अजीब सा आकर्षण और सम्मान पैदा होने लगा, क्योंकि वह अन्य लड़कियों की तरह लालची नहीं थी। उसने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया। विक्रम ने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख खन्ना को फोन किया और उसे निर्देश दिया कि होटल के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को तुरंत उसके पास लाया जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो यह बता रही थी कि वह इस मामले को इतनी आसानी से खत्म होने देने वाला नहीं था। वह उस लड़की के बारे
में सब कुछ जानना चाहता था, जिसने उसे एक ही रात में भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। उसके लिए यह केवल एक रात का मामला नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी की शुरुआत थी। शहर के सबसे गरीब और भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर माया ने एक गहरी सांस ली, जहां बदबूदार नालियों और टूटे हुए घरों के बीच उसकी असली दुनिया थी। उसने अपने घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला और अपने बीमार पिता को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जो दुनिया की क्रूरता से बेखबर सो रहे थे। माया ने अपनी फटी हुई कुर्ती को छुपाने की कोशिश की और खुद को टूटे आईने में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे डर था कि कल रात की घटना उस पर गहरे घाव छोड़ जाएगी। माया अभी अपनी थकान मिटा भी नहीं पाई थी कि अचानक बाहर कुछ मोटरसाइकिलों के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी, जिसने उसके भीतर फिर से दहशत भर दी। उसने खिड़की के छोटे से छेद से झांक कर देखा तो पाया कि वही खूंखार लेनदार, जो होटल में उसका पीछा कर रहे थे, अब उसके घर तक पहुंच चुके थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और लंबे चाकू थे, जो साफ इशारा कर रहे थे कि वे आज किसी भी कीमत पर अपना पैसा वसूलने आए थे। उन गुंडों के सरदार ने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और कमरे के भीतर दाखिल होते ही माया के बालों को बेरहमी से पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रहे थे कि अगर उसके पिता ने उनका सारा कर्ज आज ही नहीं चुकाया तो वे माया को किसी दूर के कोठे पर ले जाकर बेच देंगे। माया गिड़गिड़ा रही थी और उनसे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उन दरिंदों के दिलों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वे उसे जबरदस्ती बाहर ले गए। ठीक उसी पल गली के मुहाने पर 3 चमचमाती हुई काली बड़ी गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार में आकर रुकीं, जिनसे धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उड़ने लगा। गाड़ियों से काले सूट और चश्मा पहने हुए कुछ गठीले शरीर वाले पेशेवर आदमी बाहर निकले, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण मौजूद थे। उन स्थानीय गुंडों ने सोचा कि शायद कोई दूसरी गैंग आ गई है, लेकिन ये लोग विक्रम रायचंद की निजी सुरक्षा टीम के बेहतरीन कमांडो थे। उनके चेहरे पर खतरनाक दृढ़ता थी। सुरक्षा प्रमुख खन्ना ने आगे बढ़कर उन गुंडों को माया को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। उसकी आवाज में ऐसी कमान थी जिसे नजरअंदाज करना मौत को दावत देना था। गुंडों ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन खन्ना के प्रशिक्षित आदमियों ने उन्हें पलक झपकते ही धूल चटा दी। कुछ ही मिनटों में वे सारे अपराधी जमीन पर तड़प रहे थे और माया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग उसे बचाने कहां से आए। माया जमीन पर बैठी हुई हाफ रही थी और अपनी फटी हुई ओढ़नी को समेटने की कोशिश कर रही थी, जब खन्ना ने उसके पास आकर अत्यंत सम्मान से अपना सिर झुकाया। उसने माया से बहुत विनम्रता से कहा कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सुरक्षित बचाने के लिए खुद विक्रम रायचंद ने उन्हें यहाँ भेजा है। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अमीर आदमी उसकी मदद क्यों कर रहा है। उसे घबराहट होने लगी। विक्रम अपने दफ्तर की 70वीं मंजिल पर खड़ा होकर डूबते सूरज को देख रहा था और उसके हाथ में अभी भी वह सोने का पुराना लॉकेट चमक रहा था। उसे रिपोर्ट मिल चुकी थी कि माया को सफलतापूर्वक गुंडों से बचा लिया गया है और अब वह उसके पास आने वाली थी। चाहता तो बस पैसे देकर मामला खत्म कर सकता था, लेकिन उसके मन में माया के प्रति एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया था। वह उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था और सवाल पूछना था। खन्ना ने बहुत ही शालीनता से माया के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया, जो वास्तव में एक गुप्त आदेश की तरह लग रहा था। माया जानती थी कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अगर वह यहाँ रुकी तो वे गुंडे दोबारा वापस आ जाएंगे और उसे मार डालेंगे। उसने एक आखिरी बार अपने बीमार पिता की ओर देखा, जिन्हें खन्ना ने आश्वासन दिया था कि उनकी देखभाल के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं। महंगी गाड़ी के भीतर की शांति माया के मन के शोर से बिल्कुल अलग थी। वह खिड़की के बाहर भागते हुए शहर को देख रही थी और अपनी किस्मत पर हैरान थी। उसे लग रहा था कि वह किसी फिल्म का हिस्सा बन गई है, जहां एक मामूली लड़की को अचानक एक राजा के महल में ले जाया जा रहा है। हालांकि वह जानती थी कि विक्रम रायचंद कोई दयालु राजा नहीं, बल्कि एक क्रूर व्यापारी था। उसके मन में रह रहकर कल रात की यादें कौंध रही थीं।
जब गाड़ी रायचंद एस्टेट के विशाल फाटकों के अंदर दाखिल हुई तो माया वहां की भव्यता देखकर दंग रह गई, जहां हर तरफ फव्वारे और मखमली घास के मैदान थे। हवेली की विशालता और वहां तैनात दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की संख्या यह बताने के लिए काफी थी कि विक्रम का साम्राज्य कितना बड़ा और सुरक्षित है। माया को एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां की छत पर लगे क्रिस्टल के झूमर अपनी रोशनी से पूरे वातावरण को जादुई बना रहे थे। उसे वहां एक मखमली सोफे पर बिठाया गया और एक नौकरानी ने उसे पीने के लिए ताज़ा जूस दिया। लेकिन माया का गला प्यास और डर से सूख रहा था। वह बस उस आदमी का इंतजार कर रही थी जिसने उसे इस तरह से अपनी दुनिया में खींच लिया था, और उसे डर था कि वह उसे क्या सजा देगा। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए भारी जूतों की आवाज सुनाई दी, जिसने कमरे के सन्नाटे को एक पल में खत्म कर दिया। वह शक्तिशाली विक्रम रायचंद था। विक्रम ने एक गहरे नीले रंग का महंगा सूट पहना हुआ था और उसके चलने के अंदाज में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी झुकाने के लिए काफी थी। उसने माया के बिल्कुल सामने आकर अपनी नजरें उस पर टिका दीं, जैसे वह उसकी आत्मा के पार देखना चाहता हो और उसे परख रहा हो। माया ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं क्योंकि वह उसकी उन भेदी आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी जो पुरानी यादें ताज़ा कर रही थीं। विक्रम ने बिना किसी भूमिका के अपनी हथेली खोली, जिसमें वह सोने का लॉकेट रखा हुआ था, और बहुत ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा कि क्या यह उसका है। माया ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी आवाज से एक हल्की सी सुबक निकल गई, जिसे सुनकर विक्रम के चेहरे के कठोर भाव कुछ पल के लिए नरम पड़ गए। उसने महसूस किया कि यह लड़की उतनी साधारण नहीं है जितनी वह दिखती है, बल्कि उसके भीतर एक अद्भुत गरिमा छिपी थी। विक्रम ने उससे कहा कि उसने उसके पिता का सारा कर्ज हमेशा के लिए चुका दिया है और अब से उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन बदले में उसे कुछ करना होगा। माया ने घबराकर उसकी ओर देखा। उसे लगा कि शायद वह उसे अपनी दासी बनाना चाहता है या कल रात की तरह कुछ और अनैतिक मांग रहा है। लेकिन विक्रम के दिमाग में एक बहुत ही जटिल और रणनीतिक योजना चल रही थी, जो उसके व्यापारिक हितों से जुड़ी थी। उसने बताया कि उसके कुछ व्यापारिक दुश्मन उसे समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अपनी छवि सुधारने के लिए एक शालीन मंगेतर की जरूरत है। अगर माया अगले 3 महीनों तक दुनिया के सामने उसकी मंगेतर होने का नाटक करती है, तो वह उसे इतनी दौलत देगा कि उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। माया को यह प्रस्ताव किसी खतरनाक सौदे जैसा लगा, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। माया के मन में एक भीषण युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसकी आत्मसम्मान की भावना थी और दूसरी तरफ उसके परिवार की सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। उसे उस रात का एहसास याद आया जब इस आदमी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और वह सोच रही थी कि क्या वह इस नाटक को कर पाएगी। विक्रम ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया और सीधे कहा कि फैसला उसे अभी इसी वक्त करना होगा। अंत में अपनी बंद आंखों से एक गर्म आंसू गिराते हुए माया ने धीरे से अपनी सहमति दे दी, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम जैसे शक्तिशाली लोग ना सुनना पसंद नहीं करते। उसने महसूस किया कि उसकी साधारण जिंदगी का अंत हो चुका है और अब वह एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसके नियम वह नहीं जानती। विक्रम के होंठों पर एक विजयी मुस्कान आई और उसने खन्ना को निर्देश दिया कि माया के लिए सबसे अच्छे डिजाइनर बुलाए जाएं। उसी शाम से माया की नई जिंदगी की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहां उसे बोलना, चलना और अमीरों के बीच बैठने के तौर तरीके विशेषज्ञों द्वारा सिखाए जाने लगे। वह एक तेज दिमाग वाली लड़की थी और उसने बहुत जल्दी सब कुछ सीखना शुरू कर दिया, जिससे विक्रम भी अंदर ही अंदर काफी प्रभावित महसूस कर रहा था। उसे एहसास होने लगा कि माया केवल एक मजबूर लड़की नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक जलता हुआ कोयला है जो मौका मिलने पर चमक सकता है। लेकिन इस आलीशान हवेली के बाहर भी कुछ शातिर लोग थे जो विक्रम और माया की हर हरकत पर गुप्त तरीके से नजर रखे हुए थे और उनके गठबंधन को नष्ट करना चाहते थे। वे जानते थे कि विक्रम ने उस लड़की को बचा लिया है और वे अब माया को एक कमजोर कड़ी के रूप में देख रहे थे जिसे वे निशाना बना सकते थे। रायचंद साम्राज्य
कि नीम अब एक बड़े खतरे के घेरे में थी, जिसका सामना इन दोनों को मिलकर करना था। जैसे जैसे रात घनी होती गई, माया अपने नए भव्य कमरे की बालकनी में खड़ी होकर चांद को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वह सुरक्षित है। उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत अब इस अजनबी के हाथों में है, जो जितना बड़ा रक्षक था उतना ही बड़ा भक्षक भी लग रहा था। वह नहीं जानती थी कि यह समझौता उसे भविष्य में कहाँ ले जाएगा, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह अब और कभी नहीं डरेगी। माया ने खिड़की के शीशे पर अपनी परछाई देखी और उसे लगा कि पुरानी माया कहीं पीछे छूट गई है और अब एक नई योद्धा का जन्म हो रहा है। विक्रम की दुनिया जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही घातक भी थी। जहां हर कदम पर एक नया जाल बिछा हुआ था, उसे अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके इस मायावी दुनिया में अपनी जगह बनानी थी और अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी थी। उसकी यह यात्रा अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई थी। विक्रम ने अपने कमरे में बैठकर माया की फाइल को ध्यान से पढ़ा और उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानियों को जानकर उसके मन में एक अनकहा सम्मान जागा। वह जानता था कि उसने माया को एक खतरनाक खेल में घसीटा है, लेकिन वह उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखने का मन बना चुका था। उनके बीच का यह रिश्ता अब केवल एक समझौते तक सीमित नहीं रहने वाला था, क्योंकि नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। विक्रम रायचंद के निजी कार्यालय की हवा में एक भारी सन्नाटा व्याप्त था, जो वहां मौजूद दो व्यक्तियों के बीच की गहरी खाई को दर्शा रहा था। मेज पर रखी पीतल की लैंप की रोशनी माया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे की घबराहट और थकान साफ झलक रही थी। विक्रम ने एक काला लेदर फोल्डर मेज पर रखा और उसे माया की ओर धीरे से खिसका दिया, जिसकी सरसराहट उस खामोश कमरे में किसी धमाके की तरह सुनाई दी। उसने अपनी भेदी नजरों से माया को देखा और उसे पढ़ने का इशारा किया। इस फोल्डर में वह समझौता है जो अगले 3 महीनों तक तुम्हारी और मेरी नियति तय करेगा। विक्रम की आवाज ठंडी और नपी तुली थी, जैसे वह किसी व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर कर रहा हो। उसने आगे कहा कि बोर्ड के सदस्य मेरी व्यक्तिगत जीवन की स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें शांत करने के लिए एक गरिमामयी मंगेतर की तत्काल आवश्यकता है। माया ने कांपते हाथों से फोल्डर खोला, जिसमें कानूनी शर्तों की लंबी सूची थी जो उसकी आज़ादी को सोने की जंजीरों में बांधने वाली थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। माया के मन में विचारों का एक चक्रवात चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह केवल एक नाटक नहीं बल्कि उसकी गरिमा का सौदा था। उसने पन्नों पर लिखी उन बड़ी रकमों को देखा जो उसके पिता के इलाज और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा विद्रोह कर रही थी। उसे उस रात का स्पर्श याद आया जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया था, और वह सोचने लगी कि क्या वह इस रहस्य को दुनिया से छिपा पाएगी। उसकी खामोशी कमरे के भारी तनाव को और अधिक बढ़ा रही थी। विक्रम ने अपनी कुर्सी के पीछे झुकते हुए माया के चेहरे के हर बदलते भाव को बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ा। वह उसकी ईमानदारी से प्रभावित था। तुम्हें केवल मेरा साथ देना है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुस्कुराना है और यह दिखाना है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, उसने स्पष्ट किया। उसने यह भी आश्वासन दिया कि इस दौरान उसकी गरिमा की रक्षा की जाएगी और कोई भी उसे उसकी मर्जी के बिना छूने का दुस्साहस नहीं करेगा। माया ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसे सच्चाई और एक अजीब सा अकेलापन दिखाई दिया। 7-2 अंततः माया ने मेज पर रखे महंगे फाउंटेन पेन को उठाया और भारी मन से उन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए जो उसकी नई पहचान के प्रमाण थे। जैसे ही स्याही कागज पर सूखी, उसे लगा जैसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है और एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिया है। विक्रम ने फोल्डर वापस लिया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो जीत और राहत का मिश्रण थी। अब खेल शुरू होने वाला था, जिसमें माया को मुख्य भूमिका निभानी थी। आज से तुम माया शर्मा नहीं, बल्कि रायचंद साम्राज्य की होने वाली बहू हो, और तुम्हें इसी के अनुसार व्यवहार करना सीखना होगा, विक्रम ने खड़े होते हुए कहा। उसने तुरंत अपनी सचिव को बुलाया और निर्देश दिया कि माया के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रशिक्षक, डिजाइनर और शिष्टाचार विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएं।
माया को महसूस हुआ कि उसकी हर हरकत, हर शब्द और यहाँ तक कि उसके बैठने का तरीका भी अब दूसरों की निगरानी में होगा। वह इस सोने के पिंजरे में खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन की सुबह माया के लिए किसी कड़ी परीक्षा की तरह शुरू हुई, जहां उसे रायचंद खानदान के इतिहास और उनके व्यापारिक साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताया गया। उसे उन सभी महत्वपूर्ण लोगों के नाम और चेहरे याद करने के लिए दिए गए जो आगामी चैरिटी गाला में आने वाले थे। शिष्टाचार विशेषज्ञ ने उसे सिखाया कि कैसे एक शाही अंदाज में हाथ मिलाया जाता है और कैसे भीड़ भाड़ वाले कमरे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। माया के लिए यह सब बहुत ही कृत्रिम और थकाने वाला काम था। दोपहर के भोजन के समय विक्रम खुद माया से मिलने आया और उसे भोजन के विभिन्न कटलरी और कांच के बर्तनों के इस्तेमाल की बारीकियां समझाने लगा। व्यापारिक जगत में एक छोटी सी गलती भी आपके कमजोर व्यक्तित्व का संकेत मानी जा सकती है, इसलिए तुम्हें हर चीज में निपुण होना होगा, उसने चेतावनी दी। माया ने देखा कि विक्रम काम के मामले में कितना गंभीर और पेशेवर था, जिससे उसके मन में उसके प्रति एक नया सम्मान पैदा हुआ। हालांकि उनके बीच का वह पुराना तनाव अब भी बरकरार था। शाम को एक प्रसिद्ध डिजाइनर माया के नाप लेने के लिए आया और उसके लिए रेशमी साड़ियों और महंगे गाउन का एक पूरा संग्रह तैयार करने लगा। जब माया ने आईने में खुद को उन शाही कपड़ों में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह वही साधारण लड़की है जो कुछ दिन पहले सड़कों पर भाग रही थी। विक्रम दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था और उसकी आंखों में प्रशंसा का एक दुर्लभ भाव चमक रहा था। उसने महसूस किया कि माया में जन्मजात शालीनता और सुंदरता मौजूद थी। रात के खाने पर विक्रम ने माया को अपने बचपन और उन संघर्षों के बारे में बताया जिनसे गुजरकर उसने इस विशाल साम्राज्य को खड़ा किया था। लोग केवल मेरी सफलता देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की कड़वी सच्चाइयों और दुश्मनों की साजिशों को कोई नहीं जानता, उसने अपनी वाइन का घूंट लेते हुए कहा। माया ने पहली बार उस पत्थर दिल सीईओ के पीछे छिपे इंसान को देखा जो अपनी विरासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने महसूस किया कि वे दोनों ही अपनी अपनी मजबूरियों के कैदी थे। अगले कुछ दिनों में माया ने अपनी बुद्धि और याददाश्त से सभी प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया, क्योंकि वह बहुत ही कम समय में सब कुछ सीख रही थी। विक्रम उसके साथ घंटों समय बिताने लगा, उसे व्यापार की बारीकियां समझाने और उसे यह सिखाने में कि विरोधियों के जाल को कैसे पहचाना जाता है। इस प्रक्रिया में वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, हालांकि वे इस सच्चाई को स्वीकार करने से बच रहे थे। माया को अब विक्रम का साथ थोड़ा कम डरावना और थोड़ा अधिक सुरक्षित लगने लगा था। हवेली की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि विक्रम को खबर मिली थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी अब माया की पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने माया को सख्त हिदायत दी कि वह बिना अंगरक्षकों के कभी भी बाहर न जाए और किसी भी अजनबी से बात करने की कोशिश न करे। माया को इस सुरक्षा के बीच थोड़ा घुटन महसूस होती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह उसकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। उसे अपने पिता की सुरक्षा की भी चिंता थी, जिन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। एक दिन अभ्यास सत्र के दौरान विक्रम ने माया का हाथ थाम लिया ताकि उसे नृत्य की मुद्रा सही ढंग से सिखा सके, और उस क्षण कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। उन दोनों की नजरें मिलीं और उस पुरानी रात की यादें बिजली की तरह उनके दिमाग में दौड़ गईं, जिससे दोनों असहज होकर दूर हट गए। विक्रम ने गला साफ करते हुए वातावरण को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन वह आकर्षण अब स्पष्ट रूप से उनके बीच मौजूद था। माया का दिल जोर से धड़क रहा था और उसके गाल गुलाबी हो गए थे। हमें अपने नाटक को इतना वास्तविक बनाना होगा कि कोई भी इस पर संदेह न कर सके, चाहे वह समाज हो या हमारे अपने जज्बात, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। उसने माया को एक बेशकीमती हीरे का हार भेंट किया, जो उनके गठबंधन की आधिकारिक मुहर की तरह था और जिसकी चमक माया की आंखों को चौंधिया रही थी। माया ने उस हार को अपने गले से लगाया और महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से इस स्थान पर अफाया की आंखों को मिलकर मायावी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है।
उसे अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तैयारियों के अंतिम चरण में विक्रम ने माया को रायचंद ग्रुप के प्रमुख निदेशकों के साथ एक छोटी सी अनौपचारिक बैठक में पेश करने का फैसला किया ताकि उसकी परीक्षा ली जा सके। माया ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ सभी का अभिवादन किया और उनके कठिन सवालों के जवाब बड़ी चतुराई से दिए, जिससे विक्रम का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। निदेशकों को लगा कि विक्रम ने वास्तव में अपने लिए एक योग्य और बुद्धिमान जीवनसाथी चुन लिया है। यह उनकी पहली छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी जिसने उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया। हालांकि हवेली की दीवारों के बाहर विक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन समीर सिंघानिया एक बड़ी साजिश बुन रहा था ताकि इस आगामी गाला में विक्रम की साख को पूरी तरह नष्ट कर सके। उसे माया के बारे में कुछ संदिग्ध जानकारियां मिल रही थीं और वह सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी चाल चल। वह जानता था कि विक्रम का दिल इस लड़की के लिए धड़क रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अंधेरे में बैठकर वह अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। माया अपनी बालकनी में खड़ी होकर चांदनी रात को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वह इस बड़े धोखे को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगी। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी और वह चाहती थी कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए ताकि वह अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जा सके। लेकिन उसके मन का एक कोना अब विक्रम से अलग होने के विचार से भी डरने लगा था, जो बहुत ही अजीब और डरावना था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार था या केवल सुरक्षा की भावना। तभी पीछे से विक्रम की परछाई उभरी और उसने माया के कंधे पर अपना हाथ रखा, जो अब पहले से कहीं अधिक कोमल और आत्मीय लग रहा था। कल हमारी पहली बड़ी परीक्षा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने विश्वास के साथ कहा। माया ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा कि शायद इस अजनबी के साथ वह दुनिया की किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। उन दोनों ने मिलकर उस रात को आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार किया। उस रात विक्रम ने माया के हाथ में एक छोटा सा सोने का छल्ला पहनाया जो उस अनुबंध का हिस्सा था, लेकिन दोनों के लिए इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा हो गया था। कमरे में जलती मोमबत्तियों की रोशनी उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद और संकल्प की चमक बिखेर रही थी, जो आने वाले तूफान से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। माया ने महसूस किया कि उसकी नियति अब विक्रम रायचंद के साथ अटूट रूप से जुड़ चुकी है और वह अब इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगी। जैसे जैसे सुबह का उजाला करीब आ रहा था, रायचंद हवेली में एक नई ऊर्जा और तनाव का संचार हो रहा था, क्योंकि आज वह दिन था जब दुनिया को उनकी सच्चाई जाननी थी। माया ने अपने डर को अपने भीतर गहराई में दफन कर दिया और एक रानी की तरह तैयार होने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह जानती थी कि आज की रात या तो उसे शिखर पर पहुंचा देगी या उसे हमेशा के लिए मिटा देगी, लेकिन वह अब लड़ने के लिए तैयार थी, विक्रम के साथ और विक्रम के लिए। अगले दिन की शुरुआत माया के लिए किसी बड़े युद्ध की तैयारी की तरह हुई, जहां उसे अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटाना था। विक्रम के आदेश पर शहर के सबसे बेहतरीन फैशन डिजाइनर और सौंदर्य विशेषज्ञ रायचंद हवेली में बुलाए गए थे। उन्होंने माया के बिखरे बालों, थकी हुई आंखों और उसकी साधारण वेशभूषा को एक आधुनिक राजकुमारी के रूप में बदलने का काम शुरू किया। माया इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। आईने के सामने खड़े होकर जब माया ने खुद को रेशमी नीले गाउन और हीरों के हार में देखा, तो उसे लगा कि वह किसी और की परछाई देख रही है। वह वही लड़की थी जिसने कुछ दिन पहले अपनी जान बचाने के लिए गलियों में दौड़ लगाई थी, लेकिन आज वह एक साम्राज्य की होने वाली स्वामिनी की तरह दिख रही थी। विक्रम दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें माया की सुंदरता और उसके बदलते व्यक्तित्व पर टिकी थीं। उसने महसूस किया कि माया में एक स्वाभाविक गरिमा थी। विक्रम ने उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि बाहरी दिखावा केवल पहला कदम है। उसने माया को चेतावनी दी कि आज रात के समारोह में बहुत से लोग उसकी पृष्ठभूमि को खंगालने की कोशिश करेंगे।
लेकिन उसे हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देना होगा। माया ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि विक्रम उसे केवल एक उपकरण के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि उसे तैयार कर रहा था। उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता और विश्वास धीरे धीरे पनपने लगा था। अगले कुछ घंटों तक माया को उन सभी प्रभावशाली मेहमानों की सूची याद कराई गई जो रायचंद ग्रुप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उसे यह सिखाया गया कि कैसे हाथ मिलाना है, कैसे वाइन का गिलास पकड़ना है और कब मौन रहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। विक्रम ने उसे राजनीति और व्यापार के उन बारीक पहलुओं से परिचित कराया जो आमतौर पर बंद कमरों के भीतर ही रहते थे। माया ने इन सभी बातों को बहुत ही सावधानी से अपने पहने के साफ को जो उक में साफ बांध की जा से है दिमाग में बिठा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी एक छोटी गलती सब कुछ तबाह कर सकती थी। शाम को जब विक्रम की ब्लैक लिमोजीन शहर के सबसे बड़े चैरिटी गाला के प्रवेश द्वार पर रुकी तो कैमरों की फ्लैश लाइटों ने पूरे वातावरण को चकाचौंध कर दिया। विक्रम गाड़ी से बाहर निकला और फिर उसने बहुत ही शालीनता से माया का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला, जिससे वहां मौजूद पत्रकारों में हलचल मच गई। हर कोई उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानना चाहता था जो इस समय भारत के सबसे प्रतिष्ठित कुंवारे सीईओ के साथ खड़ी थी। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। हॉल के भीतर कदम रखते ही माया को सैकड़ों लोगों की जिज्ञासु और ईर्ष्यालु नजरों का सामना करना पड़ा जो उसे परख रही थीं। उच्च समाज की महिलाएं उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थीं, उसकी ड्रेस की कीमत और उसके गहनों की शुद्धता का आकलन कर रही थीं। विक्रम ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसे अपने व्यापारिक सहयोगियों से मिलवाना शुरू किया, जहां माया ने अत्यंत शिष्टता के साथ सभी का अभिवादन किया। उसकी बातों में वह सादगी और बुद्धिमानी थी जिसने उसे अन्य सभी से बहुत अलग और विशेष बना दिया था। तभी भीड़ को चीरते हुए समीर सिंघानिया अपनी पत्नी के साथ विक्रम की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक कुटिल और बनावटी मुस्कान थी। समीर हमेशा से ही विक्रम का प्रतिद्वंद्वी रहा था और वह किसी भी कीमत पर उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने माया की ओर एक तिरछी नजर डाली और बहुत ही व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा कि विक्रम ने यह दुर्लभ रत्न आखिर कहाँ से ढूंढ निकाला है। विक्रम की पकड़ माया के हाथ पर थोड़ी और मजबूत हो गई, जो आने वाले खतरे का संकेत था। माया ने समीर की ओर देखा और बहुत ही मधुर आवाज में जवाब दिया कि कुछ रत्न बहुत गहराई में छिपे होते हैं जिन्हें पहचानना कठिन होता है। उसका यह सधा हुआ जवाब सुनकर समीर के चेहरे की मुस्कान पल भर के लिए गायब हो गई और आसपास खड़े लोग बहुत प्रभावित दिखे। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि माया ने इतनी चतुराई से समीर के तंज का करारा जवाब दिया है। उसने महसूस किया कि उसने जिसे केवल एक साधारण मोहरा समझा था, वह वास्तव में रानी बनने योग्य है। पार्टी के दौरान एक समय ऐसा आया जब विक्रम को कुछ जरूरी व्यापारिक चर्चा के लिए अलग जाना पड़ा और माया अकेली रह गई। तभी कुछ अमीर महिलाओं ने उसे घेर लिया और उसके परिवार और शिक्षा के बारे में तीखे सवाल पूछकर उसे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की। माया ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए बहुत ही शांत तरीके से उनके सवालों के जवाब दिए और अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। उसने दिखाया कि एक मजबूत चरित्र किसी भी महंगी डिग्री या खानदानी दौलत से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। विक्रम दूर से यह सब देख रहा था और उसे अपनी पसंद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि माया हर परीक्षा में सफल हो रही थी। उसने देखा कि कैसे माया ने उन अभिमानी महिलाओं को अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया और अपनी गरिमा को बनाए रखा। विक्रम ने महसूस किया कि माया में वह रणनीतिक सोच है जिसकी उसे अपने व्यापारिक साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत जरूरत थी। वह अब केवल उसे अपनी मंगेतर के रूप में नहीं, बल्कि एक बराबर के साथी के रूप में देखने लगा था। जब रात थोड़ी और परवान चढ़ी तो विक्रम ने माया को डांस फ्लोर पर आमंत्रित किया और संगीत की धुनों पर वे दोनों एक साथ थिरकने लगे। उस पल पूरी दुनिया उनके लिए ठहर गई थी और वे केवल एक दूसरे की आंखों में छिपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने महसूस किया कि माया का शरीर उसके स्पर्श से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अटूट साहस था। यह केवल एक नृत्य नहीं था,
बल्कि दो विपरीत ध्रुवों के मिलन की एक सुंदर और भावनात्मक शुरुआत थी। डांस के बाद वे दोनों ताज़ी हवा के लिए बालकनी पर आए, जहां शहर की रोशनियां सितारों की तरह चमक रही थीं। विक्रम ने माया की ओर देखा और बहुत ही ईमानदारी से उसकी तारीफ की कि उसने आज रात जिस तरह से खुद को संभाला वह अद्भुत था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने यह सब केवल उसके लिए और अपने पिता के सम्मान के लिए किया है। उस क्षण उनके बीच का तनाव कम हुआ और एक गहरी समझ पैदा हुई, जिसने उनके रिश्ते को एक नया और गहरा आयाम दिया। तभी माया की नज़र नीचे खड़ी एक संदिग्ध गाड़ी पर पड़ी, जिसमें कुछ लोग दूरबीन से उनकी ओर देख रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। उसने तुरंत विक्रम को इस बारे में सूचित किया और विक्रम ने अपने सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर दिया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। विक्रम ने महसूस किया कि माया की चौकसी और उसके अवलोकन करने की क्षमता किसी पेशेवर जासूस से कम नहीं थी। उसने माया को अपने और करीब खींच लिया ताकि उसे सुरक्षित महसूस करा सके और स्थिति को नियंत्रित किया। होटल से वापस लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला था क्योंकि दोनों ने एक बड़ी जंग जीत ली थी। विक्रम ने माया का हाथ थाम लिया और उसे आश्वासन दिया कि वह अब रायचंद परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माया ने अपना सिर उसके दोनों का करते ही कंधे पर टिका दिया और उसे पहली बार इस अनजानी दुनिया में सुरक्षित होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत ने उसे सही व्यक्ति के पास पहुंचाया है। अगली सुबह के अखबारों में केवल विक्रम और उसकी खूबसूरत मंगेतर की ही चर्चा थी, जिससे उनके दुश्मनों के खेमे में भारी खलबली मच गई। समीर सिंघानिया ने माया के अतीत की और गहराई से जांच करने के लिए अपने गुप्तचरों को आदेश दिया ताकि वह कोई कमजोरी ढूंढ सके। उसे यकीन था कि हर इंसान का कोई न कोई राज होता है और वह माया के राज को उजागर करके विक्रम को बर्बाद करना चाहता था। एक नया और खतरनाक खेल अब पर्दे के पीछे से शुरू हो चुका था। विक्रम ने अपने मुख्य रणनीतिकार के साथ एक गुप्त बैठक की और अपनी अगली चाल की योजना बनाई, जिसमें माया को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। उसने तय किया कि वह माया को अपने कुछ विदेशी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपेगा ताकि वह व्यापारिक जगत में अपनी पहचान और मजबूत कर सके। वह चाहता था कि माया केवल उसकी परछाई बनकर न रहे, बल्कि खुद एक शक्तिशाली स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आए। माया ने इस चुनौती को बहुत ही उत्साह के साथ स्वीकार करने का मन बना लिया। आने वाले दिनों में माया ने विक्रम के कार्यालय में घंटों समय बिताया और फाइलों और आंकड़ों के जटिल जाल को समझने की कोशिश की। उसकी लगन और मेहनत देखकर पुराने कर्मचारी भी हैरान थे, जो शुरू में उसे केवल एक सुंदर चेहरा समझ रहे थे। विक्रम ने उसे सिखाया कि कैसे बड़े फैसलों के समय भावनाओं को किनारे रखकर केवल लाभ और हानि के बारे में सोचा जाता है। माया ने इन सीखों को अपने जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर एक नई दृष्टि विकसित की। एक शाम जब वे दोनों दफ्तर में देर तक काम कर रहे थे, विक्रम ने माया को बताया कि उसे अपने कुछ प्रतिद्वंद्वियों के बीच चल रही एक बड़ी साजिश की भनक लगी है। उसने माया से कहा कि उसे एक कॉरपोरेट जासूस के रूप में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होना होगा, जहां से महत्वपूर्ण जानकारियां जुटानी थीं। माया ने बिना डरे हाँ कर दी, क्योंकि उसे अब विक्रम की क्षमताओं और अपनी खुद की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। वह एक शिकार से अब एक शिकारी बनने जा रही थी। विक्रम ने माया को एक विशेष उपकरण दिया, जो एक साधारण पेन की तरह दिखता था, लेकिन उसमें उच्च गुणवत्ता वाला रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा हुआ था। उसने उसे समझाया कि कैसे बातचीत के दौरान बिना किसी को शक हुए गोपनीय जानकारी निकलवाई जाती है और कैसे सुरक्षित रहा जाता है। माया ने इन सभी निर्देशों को ध्यान से सुना और खुद को उस खतरनाक मिशन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। उसे पता था कि यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया और विक्रम का रिश्ता केवल पेशेवर नहीं रहा, बल्कि उनके बीच एक गहरा भावनात्मक लगाव भी पैदा होने लगा था। वे एक दूसरे की अधूरी बातों को समझने लगे थे और एक दूसरे की ताकत बन रहे थे, जो इस क्रूर व्यापारिक दुनिया में बहुत दुर्लभ था। माया को अब विक्रम के उस कठोर मुखौटे के पीछे का क्रूर बना ले थे एक दयालु इंसान दिखने लगा था, जो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता था।
विक्रम के लिए भी माया अब केवल एक समझौता नहीं थी। उस रात जब माया अपने कमरे में अकेली थी, उसने महसूस किया कि वह अब पुराने डर से मुक्त हो चुकी है और एक नई शक्ति का अनुभव कर रही है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे एक रात की गलती ने उसे एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां वह खुद को फिर से खोज रही है। उसे पता था कि आने वाला समय बहुत थाने के लिए एक अनुभव किया है, चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह अब किसी भी तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। विक्रम अपने अध्ययन कक्ष में बैठा माया की प्रगति की रिपोर्ट देख रहा था और उसे यकीन हो गया था कि उसने सही चुनाव किया है। उसने सोचा कि कैसे एक अनजान लड़की ने उसके जीवन में आकर उसकी सोच और उसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। वो उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनकी यह प्रेम और शक्ति की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। आने वाला कल उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था, जहां उन्हें अपने दुश्मनों के सबसे बड़े वार का सामना करना था। लेकिन माया अब वह डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि एक चतुर और साहसी महिला थी जो अपने और अपने प्यार के हक के लिए लड़ना जानती थी। रायचंद साम्राज्य का भविष्य अब इन दोनों के अटूट गठबंधन पर निर्भर था। वे दोनों एक नई सुबह का इंतजार कर रहे थे जो उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला करने वाली थी। रात की खामोशी में रायचंद एस्टेट की ओर बढ़ती उनकी गाड़ी के पीछे कुछ अनजान साए मंडरा रहे थे। विक्रम ड्राइविंग सीट पर था और उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर पर टिक जाती थीं, जहां एक काली एसयूवी लगातार उनका पीछा कर रही थी। माया ने उसके चेहरे के तनाव को देख लिया और बिना किसी घबराहट के अपनी सुरक्षा बेल्ट को और कस लिया। उसे पता था कि शांति का यह समय अब समाप्त होने वाला है और एक नया खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अचानक उस काली गाड़ी ने रफ्तार बढ़ाई और विक्रम की कार को जोर से टक्कर मारी, जिससे टायर सड़क पर चीखने लगे। विक्रम ने बड़ी कुशलता से स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी को खाई में गिरने से बचा लिया, लेकिन हमलावर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने खिड़कियों से बाहर निकलकर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। माया ने खुद को नीचे झुका लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह चिल्लाई नहीं, क्योंकि उसने डर पर विजय पाना सीख लिया था। विक्रम ने अपनी कार की रफ्तार अचानक कम की और एक तंग मोड़ पर गाड़ी को घुमा दिया, जिससे हमलावर भ्रमित हो गए। उसने अपने डैशबोर्ड से एक छोटा सा उपकरण निकाला और पास की सुरक्षा चौकी को सिग्नल भेज दिया ताकि अतिरिक्त मदद मिल सके। वह केवल एक व्यापारी नहीं था, बल्कि उसने आत्मरक्षा के कड़े प्रशिक्षण लिए थे जो आज उसकी जान बचा रहे थे। उसने माया की ओर देखा और उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वह जीवित है, उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। उसकी आंखों में एक रक्षक की दृढ़ता थी। माया ने महसूस किया कि यह हमला केवल विक्रम को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे खत्म करने के लिए किया गया था। उसने फर्श पर गिरी हुई अपनी छोटी सी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर चमकती हुई रोशनी फेंककर हमलावरों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसके इस छोटे लेकिन साहसी कदम ने विक्रम को एक पल का समय दिया, जिससे उसने हमलावर की गाड़ी के टायर पर सटीक निशाना साधा। हमलावरों की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और आग की लपटों में घिर गई, जिससे वे सुरक्षित निकल सके। वे सुरक्षित रूप से एक गुप्त सुरक्षित घर में पहुंच गए, जहां आधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों का पूरा जाल बिछा हुआ था। विक्रम ने राहत की सांस ली और माया की ओर मुड़ा, जिसका गाउन अब धूल और खून के कुछ छींटों से भरा हुआ था। उसने देखा कि माया का हाथ एक शीशे के टुकड़े से कट गया था, लेकिन वह दर्द की शिकायत करने के बजाय विक्रम की चोटों की चिंता कर रही थी। इस घटना ने उनके बीच की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया और एक नया विश्वास पैदा किया। माया ने धीरे से विक्रम के माथे पर लगे घाव को साफ करना शुरू किया, और उस स्पर्श में एक ऐसी कोमलता थी जिसने विक्रम के कठोर हृदय को पिघला दिया। वह अब उसके लिए केवल एक मोहरा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का एक अनिवार्य हिस्सा बनती जा रही थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया
और उसकी आंखों में झांकते हुए उसे अपनी भावनाओं का एहसास कराया जो अब शब्दों से परे थीं। कमरे की मध्यम रोशनी में उन दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी का गहरा सुकून महसूस किया जो युद्ध के बीच मिला था। सुरक्षित घर के कंप्यूटर पर जब विक्रम ने हमलावरों के फोन का डेटा ट्रैक किया तो माया की नज़र एक विशेष लोगो पर पड़ी जो उसके अतीत से जुड़ा था। वह वही चिन्ह था जो उन दस्तावेजों पर छपा था जिन्होंने उसके पिता के छोटे से व्यवसाय को रातों रात बर्बाद कर दिया था और उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल दिया था। माया के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखकर विक्रम भी हैरान रह गया। उसे अब समझ आया कि उनके दुश्मन एक ही थे। यह वही लोग हैं जिन्होंने मेरे परिवार को तबाह किया था। माया की आवाज में नफरत और दुख का एक अनोखा मेल था। उसने विक्रम को बताया कि कैसे समीर सिंघानिया ने उसके पिता के साथ धोखाधड़ी की थी और उन्हें आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया था। विक्रम ने इस जानकारी को बहुत गंभीरता से लिया और उसे एहसास हुआ कि माया का उसके जीवन में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। नियति ने उन्हें एक साथ लाया था ताकि वे मिलकर उस अन्याय का अंत कर सकें जो वर्षों से चल रहा था। विक्रम ने तुरंत अपने खुफिया विभाग को आदेश दिया कि सिंघानिया और माया के परिवार के बीच के पुराने संबंधों की गहनता से जांच की जाए। उसे पता था कि सिंघानिया ने न केवल माया के पिता को लूटा था बल्कि वह अब रायचंद ग्रुप की गुप्त तकनीकों को भी चुराने की कोशिश कर रहा था। यह मामला अब केवल एक व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि एक बड़ा कॉरपोरेट युद्ध बन चुका था जिसमें लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा था। विक्रम ने तय किया कि वह इस युद्ध में माया को अपना सेनापति बनाएगा। माया ने अपने आंसू पोंछे और विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वह अब केवल एक पीड़ित बनकर नहीं रहेगी बल्कि अपने हक के लिए लड़ेगी। उसने सिंघानिया के साम्राज्य की कमजोरियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी जो केवल एक अंदरूनी व्यक्ति ही जानकर सकता था। विक्रम उसकी बुद्धिमत्ता और लड़ने की क्षमता को देखकर दंग रह गया और उसे लगा कि अब जीत निश्चित है। उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी रणनीतिक योजना बनाई जो सिंघानिया के आत्मविश्वास को पूरी तरह से धूल में मिलाने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक सुरक्षित घर के भीतर एक गुप्त अभियान की रूपरेखा तैयार की गई जिसमें डिजिटल हैकिंग और शारीरिक जासूसी दोनों शामिल थे। माया ने कॉरपोरेट जगत के उन अंधेरे गलियारों को समझना शुरू किया जहां कानून का नहीं बल्कि केवल सत्ता का राज चलता था। वह अब एक ऐसी पेशेवर जासूस की तरह व्यवहार कर रही थी जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती थी। विक्रम ने उसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना सिखाया जिससे वह किसी भी सुरक्षा कवच को आसानी से भेद सके। उनकी जोड़ी अब अजेय लग रही थी। उधर समीर सिंघानिया अपने कार्यालय में बैठा गुस्से से उबल रहा था क्योंकि उसके सबसे अच्छे हथियारे भी विक्रम और माया का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। उसने अपने वकीलों और भ्रष्ट अधिकारियों को आदेश दिया कि वे रायचंद ग्रुप पर कानूनी शिकंजा कसें और माया के चरित्र पर कीचड़ उछालें। वह जानता था कि अगर वह इस गठबंधन को नहीं तोड़ पाया तो उसका अपना साम्राज्य जल्द ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। उसने एक अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया जिसमें उसने माया के पिता को निशाना बनाया। विक्रम को इस खतरे का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए उसने माया के पिता को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल में भर्ती करा दिया था जहां सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम थे। उसने माया को विश्वास दिलाया कि उसके पिता पूरी तरह सुरक्षित हैं और उसे केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। माया ने महसूस किया कि विक्रम न केवल उसे प्यार करता था बल्कि उसके परिवार के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी की भावना बहुत गहरी थी। इस एहसास ने उसे और अधिक मजबूत बना दिया और उसका संकल्प हिमालय जैसा अटल हो गया। रात के अंधेरे में माया ने सिंघानिया के मुख्य डेटा सेंटर में घुसपैठ करने की योजना बनाई ताकि वे उस घोटाले के सबूत जुटा सकें जिसने उसके पिता को बर्बाद किया था। विक्रम ने उसे बाहर से कवर देने का वादा किया और हर पल उसके साथ रेडियो संपर्क में रहने का आश्वासन दिया। यह एक आत्मघाती मिशन हो सकता था, लेकिन माया के लिए यह न्याय पाने का एकमात्र जरिया था। उसने काला सूट पहना और अपने बालों को कसकर बांध लिया। अब वह एक खूंखार शिकारी की तरह तैयार थी। जैसे ही उसने डेटा सेंटर की दीवार फांदी, उसे एहसास हुआ कि वहां सुरक्षा व्यवस्था
उसकी सोच से कहीं अधिक सख्त थी। हर कोने में लेजर अलार्म लगे हुए थे। उसने विक्रम के बताए अनुसार जैमर का इस्तेमाल किया और बहुत ही सावधानी से रेंगते हुए मुख्य सर्वर रूम तक पहुंच गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे, क्योंकि वह जानती थी कि उसे यह काम किसी भी कीमत पर पूरा करना है। उसने सर्वर में पेन ड्राइव लगाई और डेटा कॉपी होना शुरू हो गया। जो सिंघानिया का काल बनने वाला था। अचानक अलार्म बजने लगा और लाइटें लाल हो गईं, जिसका मतलब था कि उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था और सुरक्षाकर्मी उसकी ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने रेडियो पर चिल्लाकर उसे तुरंत बाहर निकलने का निर्देश दिया और खुद अपनी गाड़ी लेकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, ताकि हमलावरों का ध्यान भटका सके। माया ने आखिरी सेकंड में पेन ड्राइव निकाली और खिड़की के रास्ते बाहर कूद गई, जबकि गोलियां उसके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थीं। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी रफ्तार और तेज कर दी। विक्रम की गाड़ी बिजली की रफ्तार से उसके पास आकर रुकी और माया फुर्ती से भीतर बैठ गई, जबकि पीछे से सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां उनका पीछा करने लगीं। शहर की सड़कों पर एक तेज रफ्तार कार रेस शुरू हो गई, जहां दोनों ओर से गोलियां चल रही थीं और ट्रक एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्रम ने अपनी ड्राइविंग कला का शानदार प्रदर्शन किया और एक पुल के नीचे से गुजरते हुए पीछा कर रही गाड़ियों को चकमा दे दिया। उन्होंने आखिरकार वह कीमती सबूत हासिल कर लिया था जो सिंघानिया के साम्राज्य की नींव हिला सकता था। जब वे सुरक्षित घर वापस पहुंचे तो उन्होंने डेटा को डिकोड किया और जो खुलासे हुए वे उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक थे। सिंघानिया ने न केवल वित्तीय धोखाधड़ी की थी, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की तस्करी और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा था। माया के पिता का व्यवसाय तो केवल एक छोटी सी भेंट थी जिसे उसने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किया था। विक्रम ने महसूस किया कि अब उसके पास पर्याप्त सामग्री है जिससे वह सिंघानिया को सलाखों के पीछे भेज सके। उस रात माया और विक्रम ने एक दूसरे की आंखों में वह सुकून देखा जो केवल एक लंबी लड़ाई के बाद मिलता है, लेकिन उन्हें पता था कि असली युद्ध अभी बाकी है। सिंघानिया घायल शेर की तरह था जो अब और भी खतरनाक तरीके से वार करने की तैयारी कर रहा था और उन्हें सतर्क रहना था। उन्होंने तय किया कि वे आने वाले गाला इवेंट में ही इन सबूतों को सार्वजनिक करेंगे, ताकि सिंघानिया को भागने का कोई मौका न मिले। माया ने खुद को इस अंतिम प्रहार के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। विक्रम ने माया का माथा चूमा और उसे सो जाने के लिए कहा, क्योंकि आने वाला दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। माया को नींद तो नहीं आई, लेकिन उसे एक आंतरिक शांति महसूस हुई, क्योंकि उसने अपने अतीत के राक्षसों का सामना करना सीख लिया था। वह असहाय लड़की नहीं थी जो कर्जदारों से डरकर भागती थी, बल्कि वह एक ऐसी योद्धा थी जिसने अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखा दी थी। रायचंद और माया की यह जोड़ी अब इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सुबह की सुनहरी रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो विक्रम ने देखा कि माया पहले से ही जाग चुकी थी और अपने हथियारों और दस्तावेजों की जांच कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता और चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर न्याय की तलाश करते हैं। विक्रम ने उसे अपना हथियारों और नाश करते हैं आशीर्वाद दिया और कहा कि आज की शाम पूरी दुनिया उनका नाम गर्व से लेगी और बुराई का अंत होगा। वे दोनों एक साथ मिलकर अपने भविष्य की ओर बढ़े, जहां उजाला उनका इंतजार कर रहा था। वह रात मुंबई के सबसे भव्य कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट की थी, जहां दुनिया भर के दिग्गज व्यापारी और राजनेता एकत्र हुए थे। चारों तरफ चकाचौंध करने वाली रोशनियां और महंगे फूलों की सजावट थी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ था। विक्रम, रायचंद और माया के लिए यह केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था, जहां उन्हें अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म करना था। हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था, जो आने वाले विनाश का संकेत दे रहा था। माया ने उस शाम एक गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जो उसकी भारतीय गरिमा और एक नई शक्ति का प्रतीक लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी लाचारी नहीं थी,
बल्कि एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों के पास होती है जो आग से तपकर बाहर निकलते हैं। विक्रम ने काले रंग का क्लासिक टक्सीडो पहना था और उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जिसने उसे कॉरपोरेट जगत का बेताज बादशाह बनाया था। वे दोनों जब मुख्य द्वार इनमें ईटी ने वो की बादशाह बनाया था से अंदर दाखिल हुए तो कैमरों की फ्लैश लाइटों ने जैसे आसमान को रोशन कर दिया। समीर सिंघानिया अपने खास वीआईपी लाउंज में बैठा हुआ अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी नई चाल विक्रम को पूरी तरह तबाह कर देगी। उसने अपने पास मौजूद कुछ फर्जी दस्तावेजों और छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को फिर से देखा, जो माया के अतीत को गलत तरीके से पेश करने वाली थीं। वह जानता था कि समाज और मीडिया चरित्र पर हमले को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं और यही उसकी रणनीति का मुख्य हिस्सा था। उसने अपने वकीलों को इशारा किया कि वे सही समय पर अपना वार शुरू करने के लिए तैयार रहें। विक्रम ने माया का हाथ थाम रखा था और वह उसे भीड़ के बीच से बहुत ही सुरक्षित तरीके से ले जा रहा था, जैसे वह उसकी सबसे कीमती ढाल हो। उसने महसूस किया कि माया का हाथ थोड़ा ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जो उसके भीतर चल रहे संकल्प को दर्शा रही थी। उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों से बात की और उन्हें अपनी नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे सिंघानिया के सहयोगियों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। विक्रम की रणनीति बहुत गहरी थी और वह जानता था कि कब चुप रहना है। समारोह के बीच में जब मुख्य भाषण शुरू होने वाला था, सिंघानिया ने अचानक मंच की ओर कदम बढ़ाए और माइक्रोफोन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उसने बहुत ही नाटकीय अंदाज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायचंद ग्रुप का मुखिया एक ऐसी लड़की के साथ गठबंधन कर रहा है जिसका अतीत संदिग्ध और अपराधी है। उसने बड़ी ग्रुप का मुखिया अंदाज में सभा को संदिग्ध कर लिया, एक सली हासिल कर लिया। स्क्रीन पर माया की कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिनमें वह उन पुराने गुंडों के साथ संघर्ष करती नजर आ रही थी, जिन्हें सिंघानिया ने खुद ही भेजा था। हॉल में अचानक एक गहरा सन्नाटा और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। मीडिया के लोग तुरंत माया की ओर लपके और उससे तीखे सवाल पूछने लगे, जिससे माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा कर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा। माया ने विक्रम की ओर देखा, जिसने उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर वह खुद मंच की ओर बढ़ने लगा। उसके चलने में एक शेर जैसी दहाड़ थी। उसने सिंघानिया के बिल्कुल सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखा और बहुत ही धीमी लेकिन घातक आवाज में कहा कि सच को कभी भी झूठ के पर्दे से नहीं ढका जा सकता। उसने अपने मुख्य तकनीकी अधिकारी को अंतिम संकेत दिया। अचानक हॉल की विशाल स्क्रीन पर दिखाई जा रही फर्जी तस्वीरें गायब हो गईं और उसकी जगह सिंघानिया के अपने गुप्त डेटा सेंटर के वीडियो और दस्तावेज चलने लगे। पूरी दुनिया के सामने सिंघानिया के भ्रष्टाचार के लिए एनसेलम्स के उनकी करेड गार्मी होने के लिए एनसेलम बेकर अगाले और 2000 कार्मी होने लगे। अवैध हथियारों की तस्करी और सरकारी अधिकारियों को दी गई करोड़ों की रिश्वत के प्रमाण उजागर होने लगे। लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह डेटा इतना सटीक और विस्तृत था कि कोई भी इसे झुठला नहीं सकता था। सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसका अपना ही जाल उस पर गिर चुका था। माया ने उस पल माइक्रोफोन लिया और अपनी आवाज में वह सच्चाई पिरोई जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसने बताया कि कैसे सिंघानिया ने उसके पिता जैसे ईमानदार व्यापारियों को बर्बाद किया और कैसे वह अपनी सत्ता के नशे में मासूम जिंदगियों से खेलता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक चट्टान जैसी मजबूती थी जो न्याय की मांग कर रही थी। भीड़ ने अब सिंघानिया के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और स्थिति पूरी तरह से बदल गई जो सिंघानिया ने सोची थी। विक्रम ने घोषणा की कि उसने पहले ही पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो को ये सभी सबूत सौंप दिए हैं और अब कानून अपना काम करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, हॉल के दरवाजे खुले और पुलिस की एक बड़ी टीम हथकड़ियों के साथ अंदर दाखिल हुई, जिससे सिंघानिया और उसके साथियों में भगदड़ मच गई। सिंघानिया ने भागने की कोशिश की और अपनी कमर से एक छोटी पिस्तौल निकाली, लेकिन विक्रम के प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों ने पलक झपकते ही उसे जमीन पर दबोच लिया। उसकी सारी हेकड़ी और अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल गया।
पुलिस ने सिंघानिया को घसीटते हुए बाहर निकाला, जबकि मीडिया अब उसे एक विलेन की तरह कवर कर रहा था और उसकी हर करतूत को पूरी दुनिया को दिखा रहा था। माया को उस पल महसूस हुआ कि उसके पिता का अपमान अब धुल चुका है और उसे वह न्याय मिल गया है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे यकीन दिलाया कि अब उनकी राह में कोई कांटा नहीं बचा है। यह जीत केवल उनके प्यार की नहीं थी, बल्कि सच्चाई और न्याय की सबसे बड़ी जीत थी। बाकी बची रात में पूरे कॉरपोरेट जगत ने विक्रम और माया के साहस की सराहना की और बहुत से निवेशकों ने रायचंद ग्रुप के साथ जुड़ने की इच्छा जताई। माया ने दिखाया कि एक साधारण लड़की भी अगर चाहे तो अपनी बुद्धि और दृढ़ संकल्प से सबसे बड़े साम्राज्य को हिला सकती है। विक्रम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पहले माया पर संदेह कर रहे थे, अब उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वे अब समझ चुके थे कि माया ही वह शक्ति थी जिसने विक्रम को और अधिक पूर्ण बनाया था। समारोह खत्म होने के बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो सुबह की पहली किरणें मुंबई के क्षितिज पर चमक रही थीं, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थीं। विक्रम ने माया की आंखों में देखा जहां अब केवल शांति और प्यार था। उस रात का वह डरावना साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसने माया से कहा कि वह अब कभी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा, क्योंकि वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। माया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। अगले कुछ घंटों में सिंघानिया के सभी ठिकानों पर छापे मारे गए और उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे शहर में एक नई सफाई का अभियान शुरू हुआ। माया के पिता को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बेटी के भाग्य और साहस पर गर्व किया। विक्रम ने सुनिश्चित किया कि माया के परिवार को वह सब वापस मिले जो उनसे छीना गया था और उससे भी कहीं अधिक सम्मान उन्हें समाज में प्राप्त हो। न्याय का चक्र आखिरकार पूरा हुआ। विक्रम के कार्यालय में अब शांति थी, जहां वे दोनों भविष्य की नई योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बार इसमें कोई अनुबंध या मजबूरी नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर एक ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे जो उन परिवारों की मदद करेगा जिन्हें शक्तिशाली लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। माया इस परियोजना की मुख्य संचालिका बनी और उसने अपनी तय किया गया है पूरी ऊर्जा इस नेक काम में लगा दी। विक्रम को अपनी मंगेतर पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह अब एक सफल बिजनेस लीडर के रूप में भी उभर रही थी। शहर के अखबारों में कई दिनों तक इस घटना की चर्चा होती रही और माया को एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। विक्रम और माया का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने मिलकर मौत और तबाही का सामना किया था। वे अब एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका मिलन नियति का एक सुंदर खेल था। वे जानते थे कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन वे अब तैयार थे। सिंघानिया को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे समाज में यह कड़ा संदेश गया कि भ्रष्टाचार का अंत हमेशा बुरा होता है। माया ने जेल जाकर सिंघानिया से एक बार मुलाकात की, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। उसकी केवल एक नज़र ही सिंघानिया को उसकी हार का एहसास कराने के लिए काफी थी। वह अब उस नफरत से मुक्त हो चुकी थी और केवल प्रेम और विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहती थी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। विक्रम ने माया के लिए एक विशेष सरप्राइज प्लान किया और उसे उसी होटल की छत पर ले गया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। उसने घुटनों के बल बैठकर माया को एक असली हीरे की अंगूठी पहनाई और उससे आधिकारिक रूप से अपनी पत्नी बनने का निवेदन किया। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने बिना एक पल की देरी के हाँ कहा लगाए दिया। उस रात का वह दर्दनाक मोड़ अब उनके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी में बदल चुका था। उनकी शादी की तैयारियां अब रायचंद हवेली में पूरे जोर शोर से शुरू हो गई थीं और पूरे देश से मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का संगम था जो प्यार की ताकत से एक हो गई थीं। माया ने अपनी शादी के जोड़े में
अपने पिता की वह पुरानी तस्वीर और लॉकेट भी शामिल किया जो उसे उसकी जड़ों की याद दिलाता था। विक्रम ने उसे वह हर खुशी देने का वादा किया जो वह डिजर्व करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया ने रायचंद साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली और अपनी कार्यकुशलता से सभी का दिल जीत लिया। वह डरी हुई लड़की नहीं थी जो कर्जदारों से छिपती फिरती थी, बल्कि वह एक ऐसी महिला थी जो हजारों लोगों को रोजगार और प्रेरणा दे रही थी। विक्रम ने उसे हमेशा बराबरी का सम्मान दिया और उसके हर फैसले में उसका साथ दिया। उनकी यह साझेदारी कॉरपोरेट जगत के लिए एक नई मिसाल बन गई थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। अंतिम रात, शादी से ठीक पहले, माया ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे एक गलत कमरे में प्रवेश ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियां ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनती हैं। विक्रम रायचंद उसके लिए केवल एक पति नहीं था, बल्कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त, गुरु और रक्षक था जिसने उसे खुद से प्यार करना सिखाया। वह अब अपने नए जीवन के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार और खुश थी। सुबह की शहनाइयों की गूंज के साथ माया ने अपने नए सफर की ओर कदम बढ़ाया जहां विक्रम उसका इंतजार कर रहा था, उसका हाथ थामने के लिए। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम था जो किसी भी तूफान को पार करने की शक्ति रखता था। यह उनके संघर्षों का सुखद अंत था और एक नई सुनहरी कहानी की शुरुआत थी जिसे दुनिया आने वाले समय में दोहराएगी। रायचंद और माया की यह दास्तां अब अमर हो चुकी थी। रायचंद एस्टेट आज फूलों और रोशनी के समंदर में डूबा हुआ था, जहां मुंबई का हर बड़ा नाम इस ऐतिहासिक शादी का गवाह बनने आया था। माया अपने विशाल कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर उस क्षितिज को देख रही थी जहां कभी उसने अंधेरे और डर को महसूस किया था। आज उसके चेहरे पर वह पुरानी दहशत नहीं बल्कि एक रानी जैसा आत्मविश्वास और सुकून था जो केवल संघर्ष से प्राप्त होता है। रेशमी लाल लहंगे और हीरों के गहनों में सजी वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके मन में उन सभी रातों की यादें ताज़ा हो रही थीं जब वह और उसके पिता भूख और कर्ज के डर से सो नहीं पाते थे। वह होटल का वह बंद कमरा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, आज उसे किसी शाप की तरह नहीं बल्कि एक वरदान की तरह लग रहा था। विक्रम रायचंद ने न केवल उसकी अस्मत बचाई थी बल्कि उसे अपनी दुनिया का केंद्र बनाकर उसे वह सम्मान दिया था जिसका उसने सपना देखा था। उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसके पिता अंदर दाखिल हुए, जिनका चेहरा अब स्वास्थ्य और गर्व की चमक से दमक रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े जो बरसों के दर्द को धो देने के लिए काफी थे। माया ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और महसूस किया कि विक्रम ने वास्तव में अपना हर वादा पूरा किया था। उसके पिता अब उस पुराने साये से पूरी तरह मुक्त थे और एक नई गरिमा के साथ जी रहे थे। विक्रम अपने कमरे में तैयार हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने फोन पर जा रहा था जहां माया की सुरक्षा की पल पल की रिपोर्ट आ रही थी। उसने तय कर लिया था कि आज के बाद माया की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे और वह उसे दुनिया की हर खुशी देगा। उसके लिए यह शादी केवल एक पोस्ट आंसू पर गरा रहे सामाजिक गठबंधन नहीं था, बल्कि एक रूहानी वादा था जिसे वह ताउम्र निभाने वाला था। उसने अपने कोट का बटन बंद किया और एक विजेता की मुस्कान के साथ आईने में खुद को देखा। जैसे ही माया ने मंडप की ओर कदम बढ़ाए, पूरे हॉल में एक गूंजती हुई खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई उसकी सुंदरता और आभा से मंत्रमुग्ध था। विक्रम ने जब उसे देखा तो उसका फौलादी दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह अपनी दुल्हन को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने आगे बढ़कर माया का हाथ थाम लिया और उसे पूरी दुनिया के सामने अपना बनाने का संकल्प लिया। उन दोनों की नजरें मिलीं और उस एक पल में उन्होंने हजारों अनकही बातें और वादे एक दूसरे से कर लिए। शादी की रस्में पवित्र मंत्रों के बीच शुरू हुईं,
और अग्नि के 7 फेरों ने उनके जीवन को अटूट बंधन में बांध दिया। हर फेरे के साथ विक्रम ने माया का हाथ और भी मजबूती से पकड़ा, जैसे वह उसे कभी भी खुद से दूर नहीं होने देना चाहता हो। वह जुनून जो उस होटल के कमरे में शुरू हुआ था, अब एक पवित्र प्रेम में बदल चुका था, जो समाज की नज़रों में भी मान्य था। माया ने महसूस किया कि अब वह किसी भी तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार और सुरक्षित है। समीर सिंघानिया की हार के बाद रायचंद ग्रुप ने न केवल अपना व्यापार बढ़ाया, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी एक नई ऊंचाई हासिल की थी। माया ने अपनी शादी के तुरंत बाद नवचेतना नामक एक संस्था की नींव रखी, जो गरीब लड़कियों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने का काम करने लगी। विक्रम ने उसे इस नेक काम के लिए पूरी आज़ादी और संसाधन दिए, क्योंकि वह जानता था कि माया का दिल दूसरों की मदद करने में ही धड़कता है। वे अब एक आदर्श कॉरपोरेट दंपति के रूप में जाने जाते थे। उनकी शादी के कुछ महीनों बाद विक्रम और माया फिर से उसी होटल ग्रैंड इंपीरियल में गए, जहां उनकी वह ऐतिहासिक पहली मुलाकात हुई थी। इस बार वे डर या नशे में नहीं थे, बल्कि अपनी सफलताओं और प्यार का जश्न मनाने के लिए वहां पहुंचे थे। विक्रम ने माया को उसी कमरे में ले जाकर पुराने दिनों की यादें साझा की और बताया कि कैसे उसने पहली नज़र में ही उसे अपना मान लिया था। उन यादों ने उनके रिश्ते को एक नई गहराई और मिठास प्रदान की, जो समय के साथ बढ़ती गई। विक्रम ने माया के कान में धीरे से फुसफुसाया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं। उसकी पकड़ में अब भी वही पुरानी दृढ़ता थी, लेकिन उसमें अब डर के बजाय समर्पण और सुरक्षा का भाव अधिक था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी अब उसके बिना एक पल की कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसकी रूह का हिस्सा बन चुका है। खिड़की के बाहर मुंबई की रोशनियां उनके प्यार की गवाह बनकर चमक रही थीं और रात बहुत हसीन थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, रायचंद साम्राज्य और भी फलता फूलता गया और उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं, जिसने उनके जीवन को पूर्णता दी। माया ने अपने बच्चों को वही साहस और नैतिकता सिखाई जो उसने अपने कठिन समय में सीखी थी, ताकि वे एक बेहतर इंसान बन सकें। विक्रम एक सख्त पिता होने के साथ साथ एक अत्यंत स्नेही पति बना रहा, जिसने अपनी पत्नी के हर सपने को पंख दिए। उनकी प्रेम कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, जिसे लोग बहुत चाव से सुनाते थे। अंत में माया ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने उस एक रात की गलती और उसके बाद के संघर्षों को बहुत ही ईमानदारी से बयां किया। उसने दुनिया को बताया कि कैसे एक साधारण लड़की अपनी बुद्धि और हिम्मत से अपने भाग्य को बदल सकती है, और कैसे प्यार अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। उसकी किताब ने हजारों लड़कियों को प्रेरित किया कि वे कभी हार न मानें और अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ती रहें। वह अब केवल एक सीईओ की पत्नी नहीं, बल्कि एक वैश्विक प्रेरणा बन चुकी थी। विक्रम ने अपनी पत्नी की इस सफलता पर एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया और गर्व से कहा कि माया उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन दोनों ने मिलकर जो साम्राज्य खड़ा किया था, वह केवल पैसों का नहीं, बल्कि विश्वास और न्याय का था, जहां हर किसी को सम्मान मिलता था। रायचंद और माया की यह यात्रा एक मिसाल थी कि अगर दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करें, तो वे दुनिया की किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। उनका प्यार अब कालजयी हो चुका था, जिसकी चमक कभी कम नहीं होने वाली थी। समुद्र के किनारे अपने निजी बंगले की बालकनी में बैठकर वे दोनों डूबते सूरज को देख रहे थे, जहां लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। विक्रम ने अपना सिर माया की गोद में रखा और महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया इसी एक इंसान के इर्द गिर्द सिमट गई है। माया ने उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए पुरानी यादों को याद किया और सुकून की एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि वे अब सुरक्षित हैं और उनका भविष्य उनकी उम्मीदों से भी कहीं अधिक सुंदर और उज्जवल होने वाला है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही था कि न्याय की जीत हमेशा होती है और सच्चा प्रेम कभी भी हार नहीं मानता, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। माया की वह रात, जो उसके लिए काल बनकर आई थी, अंततः उसे उसके जीवन के सबसे बड़े नायक और प्यार तक ले गई।
विक्रम का वह फैसला जिसमें उसने उसे न छोड़ने की कसम खाई थी, उनके जीवन का सबसे बेहतरीन निर्णय साबित हुआ। वे अब एक दूसरे की परछाई बन चुके थे, जो मौत के बाद भी साथ रहने वाले थे। रायचंद साम्राज्य की नई पीढ़ी अब कमान संभालने के लिए तैयार थी, लेकिन माया और विक्रम के सिद्धांतों की नींव आज भी उतनी ही मजबूत और अडिग थी। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है, जो उन्होंने बखूबी किया था। उनकी यह अमर प्रेम कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी, जो प्यार और साहस की परिभाषा को नए तरीके से समझाएगी। वे दोनों अब शांति और संतोष के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और आसमान सितारों से भर गया था, जो उनके सुनहरे भविष्य की तरह ही चमकदार और अनंत लग रहे थे। विक्रम ने माया का हाथ थामकर उसे अंदर चलने को कहा, और उन दोनों के कदमों की आहट उस विशाल घर में सुख और समृद्धि की गूंज पैदा कर रही थी। उनकी यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंची थी जहां केवल खुशियां ही थीं और कोई भी दुख उन्हें छू नहीं सकता था। वे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे, अटूट और अविभाज्य। माया ने खिड़की से एक आखिरी बार उस शहर को देखा जो कभी उसके लिए अजनबी था, लेकिन आज वही उसकी जीत का गवाह बनकर खड़ा था। उसने महसूस किया कि उसकी हर चोट और हर आंसू ने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वह खुद पर गर्व कर सकती थी। विक्रम का साथ मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, और कर्मे नानी के साथ मिलना उसकी रूह को शांत किया। उनकी दास्तां यह समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो बस एक नए अनंत सफर की शुरुआत मात्र थी। विक्रम ने कमरे की बत्तियां बुझा दीं और केवल एक मध्यम सी रोशनी जलती रही, जो उनके प्यार की लौ की तरह कभी बुझने वाली नहीं थी। उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया और उस सुकून भरे सन्नाटे में अपनी धड़कनों को एक होते हुए महसूस किया। दुनिया बाहर चलती रही, लेकिन उस कमरे के भीतर वक्त ठहर गया था, जहां केवल दो रूहें एक दूसरे में समाई हुई थीं। यह उनके संघर्षों का वह मीठा फल था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जैसे ही कहानी का यह अध्याय बंद हुआ, वैसे ही एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां केवल प्रेम, विश्वास और अटूट संकल्प का राज था, जो हमेशा रहेगा। माया और विक्रम रायचंद का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका था, जो हमेशा सच्चाई और वीरता की याद दिलाता रहेगा। उनका यह सफर, जो एक होटल के कमरे की गलती से शुरू हुआ था, अब एक विशाल और भव्य साम्राज्य के अंतहीन शिखर पर पहुंच चुका था।